नमस्कार साथियों, मैं दिनेश द्विज स्वागत करता हूं आपका इस शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश तथा समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश की इस अनूठी पहल में, जिसका की नाम है लर्निंग फ्रॉम होम हर घर पाठशाला। आई होप कि आप इस लर्निंग सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सीखने का क्रम। सर नमस्ते। आपने हमें वायु तथा जल के बारे में काफी कुछ बता दिया। आज मृदा के बारे में भी कुछ समझाइए सर। जरूर बेटा, तुम जानते ही हो कि मृदा भी एक प्राकृतिक संपदा है जो हमारे जीवन का आधार है। आओ आज हम इस विषय में कुछ ज्ञान आपस में शेयर करें। ज्ञान जितना बांटें बेटा उतना ही बढ़ता है। यही है इस ज्ञान की सुंदरता। तुम जानते ही हो कि मृदा एक बहुमूल्य संसाधन है। सभी जीवों के पालन पोषण का आधार है मृदा। जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब के जीवन के लिए मृदा बहुत जरूरी है। बिना मृदा के वे नहीं पनप सकते। अगर हम जलीय पौधों को छोड़ दें तो, और हम अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। चलो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि मृदा बनती कैसे है, मृदा का निर्माण होता कैसे है। हजारों और लाखों वर्षों के लंबे समय अंतराल में पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रमों के द्वारा टूट जाते हैं। टूटने के बाद सबसे अंत में बचा महीन कण मृदा है। चलो उन कारकों की बात करें जिनसे मृदा बनती है। सबसे पहला कारक है सूर्य का ताप। सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय ये पत्थर ठंडे होते हैं और संकुचित हो जाते हैं। क्योंकि पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित तथा संकुचित होता है, ऐसा बार बार होने पर पत्थर में दरार आ जाती है तथा अंत में ये बड़े पत्थर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है मृदा के निर्माण में जल। जल मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है। पहला, सूर्य के ताप से बने पत्थरों की दरार में जल आ जाता है। यदि यह जल बाद में जम जाता है तो यह दरार को और अधिक चौड़ा करेगा और पत्थर का टुकड़ा या चट्टान टूट जाएगी। दूसरा, बहता हुआ जल कठोर पत्थरों को भी तोड़ फोड़ देता है। तेज गति के साथ बहता हुआ जल प्राय अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को बहा कर ले जाता है। ये पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जल पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता है और आगे निक्षेपित कर देता है। इस प्रकार मृदा अपने मूल स्थान से या मूल पत्थर से काफी दूर वाले स्थान पर पाई जाती है। मृदा बनने का तीसरा कारक है वायु। जिस प्रकार जल में पत्थर एक दूसरे से टकराने के कारण टूटते हैं, उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को तोड़ देती है। वायु जल की ही तरह बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। इसके अलावा जीव भी मृदा के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लाइकेन, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, पत्थरों की सतह पर भी उगते हैं। इस क्रम में वे एक पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्थर की सतह को चूर्ण के समान कर देता है और मृदा की एक पतली परत का निर्माण करता है। अब इस सतह पर मॉस जैसे दूसरे छोटे पौधे उगने में सक्षम होते हैं और ये पत्थर को और अधिक तोड़ते हैं। बड़े पेड़ों की मूलें कभी कभी पत्थरों में बनी दरारों में चली जाती है और वे दरार को चौड़ा कर देती हैं। बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता ही है, मृदा एक मिश्रण है। इसमें विभिन्न आकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं। इसमें गले सड़े जीवों के टुकड़े भी मिले, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मिले होते हैं। मृदा के प्रकार का निर्णय उसमें पाए जाने वाले कणों के औसत आकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मृदा के गुणों को उसमें स्थित ह्यूमस की मात्रा और पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के आधार पर किया जाता है। मृदा की संरचना का मुख्य कारक ह्यूमस है, क्योंकि यह मृदा को सरंध्र बनाता है और वायु तथा जल को भूमि के अंदर जाने में सहायक होता है।
चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम मृदा प्रदूषण की बात करें। आप लोगों ने समझ ही लिया है कि वायु जो एक प्राकृतिक संपदा है ये भी प्रदूषित हो गई है, जल जो एक प्राकृतिक संपदा है ये भी प्रदूषित है। जिस तरह वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण होता है उसी तरह से मृदा भी प्रदूषित हो जाती है, भूमि का भी प्रदूषण हो जाता है। आधुनिक खेती में पीड़कनाशकों और उर्वरकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। लंबे समय तक इन पदार्थों का उपयोग करने से मृदा के सूक्ष्म जीव मृत हो जाते हैं और मृदा की संरचना को नष्ट कर सकते हैं, जो कि मृदा के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। ह्यूमस बनाने में सहायक भूमि में स्थित केंचुओं को भी ये समाप्त कर सकते हैं। अगर संपुष्णीय खेती नहीं की जाए तो उपजाऊ मृदा जल्द बंजर भूमि में परिवर्तित हो सकती है। उपयोगी घटकों का मृदा से हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना, जो कि मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं और उसमें स्थित जैविक विविधता को नष्ट कर देते हैं, इसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। चलो दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर और बात कर लें, जिसे हम कहते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव क्या है? भूमि की ऊपरी सतह या पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण बहुत सारी हानियां होती है, जैसे कि उपजाऊ मिट्टी बहकर आगे चली जाए तो वो जमीन उपजाऊ नहीं रहती। इसलिए मृदा अपरदन को रोकना बहुत ही जरूरी है और मृदा अपरदन को आसानी से रोका भी जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम इनके कारणों की बात कर लें। जंगलों की कटाई पहला कारण। आज के समय की सबसे गंभीर समस्या जंगलों की कटाई है। पहले के मुकाबले आज के समय में बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसके कारण वहां की मिट्टी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही और यह बहुत ही आसानी से पानी के साथ बहकर आगे चली जाती है। बाढ़ और आंधियों का आना। अगर किसी नदी पर बांध ना बनाया जाए तो वहां पर बाढ़ आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है और वहां पर बाढ़ आने के कारण उपजाऊ मिट्टी बाढ़ के साथ में बहकर आगे चली जाती है। अनियंत्रित पशुओं को चराना। जब पशुओं को किसी जगह पर चराया जाता है तो वहां पर उसे एक सीमित मात्रा में चराया जाना चाहिए, ताकि वहां पर उगी घास की जड़ें मिट्टी में बनी रहे। लेकिन ऐसे बहुत से राज्य और शहर हैं जहां पर पशुओं पर इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है और वह भूमि की सारी घास को चर कर जाते हैं और वहां की भूमि नंगी हो जाती है, जिसके कारण घास की जड़ें कमजोर पड़ जाती है और यह भूमि पानी और हवा के साथ में बहकर आगे चली जाती है। वनों में आग का लगना। बहुत बार किसी कारणवश वनों में आग लग जाती है और वहां के पेड़ पौधे, घास इत्यादि जल जाते हैं, जिसके कारण वहां की मिट्टी कमजोर पड़ जाती है और यह तेज हवाओं के साथ में या बाढ़ के साथ में बह जाती है। अब हम ये बात भी कर लें कि हम मृदा अपरदन को रोक कैसे सकते हैं। सबसे पहले मजबूत मेड़बंदी करें। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने खेतों या भूमि के चारों तरफ बड़ी और मजबूत मेड़बंदी करें। अपनी भूमि को हम समतल करें। बहुत बार किसान अपनी भूमि को समतल नहीं करवाते और वह ढालू भूमि बन जाती है, जिसमें वर्षा का पानी एक दिशा में बहुत तेजी से बहता है और अपने साथ मिट्टी को भी ले जाता है। पेड़ पौधे लगाना। ऐसी जगहें जहां पर बहुत तेज हवाएं चलती हो या वहां जहां पर पेड़ पौधे बहुत कम हो, वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जंगलों की कटाई के कारण मृदा अपरदन में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसे रोकने के लिए वनों की कटाई पर पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए और वनों को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बाढ़ पर नियंत्रण। वैसे तो प्रकृति पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन बाढ़ को रोकने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाने चाहिए ताकि नदियों के कारण आने वाली बाढ़ को रोका जा सके। इससे भी हम मृदा अपरदन के कटाव को रोक सकते हैं। चलो अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर रहा आपका आज का होमवर्क और यही होमवर्क आपको लिंक में वर्कशीट के रूप में भी उपलब्ध है।
जैसा कि मैं पहले के वीडियोस में भी आपसे शेयर कर चुका हूं, होमवर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि होमवर्क के माध्यम से ही आपको पता लगता है कि आप कितना विषय में दक्ष हो पाए हैं, आप विषय वस्तु को कितना समझ पाए हैं। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि बाकी हजारों साथियों की तरह आपको भी इस शिक्षा अंकुर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस शिक्षा अंकुर चैनल को, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।